हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 6, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज क्लास 12 चैप्टर 6। नेम है बेटा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। बेटा इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर आप लोगों ने पढ़ा है, दैट इज क्लास 10th में। सीबीएसई वालों ने क्लास 10th में बिल्कुल पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इस बारे में ज़रूर होगी, जैसे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में इन्फॉर्मेशन है, एक कॉइल के अंदर करंट कैसे इंड्यूस्ड किया जाता है, फ्लक्स चेंज करके कॉइल के अंदर करंट कैसे इंड्यूस किया जाता है, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको ज़रूर होगी। फिर भी उसी के कंटिन्यूएशन में कुछ चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक डालिए चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और डेफिनेशन लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। देखिए बेटा, लिखिए, पहले डेफिनेशन लिखिए फिर समझेंगे। इट इज द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ induced EMF due to change in magnetic flux linked with a closed circuit. This current flowing in the circuit due to induced EMF is called induced current. तो बेटा डेफिनेशन को समझते हैं। जब हम किसी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, तो उसके अंदर एक EMF इंड्यूस्ड हो जाता है, और वो EMF एक करंट को इंड्यूस्ड करता है, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस करंट। अब ये सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट, ये इंड्यूस्ड करंट किसने इंड्यूस करके दिखाया? तो दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फैराडे और हेनरी। उनके कुछ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हैं जो हमारे NCERT में भी लिखे हुए हैं, और हमें पढ़ना चाहिए, उसके बारे में स्टडी करना चाहिए, और उसकी ऑब्जर्वेशंस को ध्यान से समझना चाहिए। और फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कॉइल के अंदर EMF कैसे इंड्यूस्ड होता है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ पोल लाएंगे तो क्या होगा, साउथ पोल लाएंगे तो क्या होगा, नॉर्थ को कॉइल से दूर लेकर जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इज बीन परफॉर्म्ड बाय फैराडे एंड हेनरी। तो बेटा उसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं, क्या एक्सपेरिमेंट थे उनके। तो ग्रेट साइंटिस्ट, लेकिन जब शुरुआती दौर में कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं कुछ लोग, तो लोग उसको कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। डिफरेंट टाइप के कमेंट आते हैं, जैसे अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, अब क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ता है, इस तरह की चीज़ें, है ना। आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा जिसमें हमने देखा
और स्टड एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में एक करंट कैरिंग कंडक्टर से, उस एक्सपेरिमेंट में एक करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, है ना। 1820 में वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ जिसमें करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड बनता है चारों तरफ, है ना। तो वो चीजें एक नया रिवॉल्यूशन था, ताकि इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स को एक साथ रिलेट किया जा सकता है, एक साथ रिलेट किया जा सकता है ना। दोनों ब्रांचेस को एक साथ पढ़ा जाने लगा कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। अब यहां पर रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट इंड्यूस्ड किया जा सकता है किसी कॉइल के अंदर। वो कैसे होगा? तो बेटा एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी, टॉपिक डालिए बेटा। हेनरी, HA आता होगा, नहीं, HENRY, हेनरी। तो ये जो साइंटिस्ट ने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें पहला एक एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं और उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से समझना बेटा, बिल्कुल लाइटली मत लेना, क्योंकि कुछ चीज़ें छोटी छोटी बातों में ही छुपी होती हैं जो हमें देखने में आसान लगती हैं, लेकिन जब उनका यूज़ या उनका एप्लीकेशन आता है तो हमसे वो नहीं हो पाता है, हमारी समझ में नहीं आता है, ठीक से दिमाग में नहीं बैठता है, हम आंसर नहीं कर पाते हैं स्मॉल क्वेश्चंस के। तो चीज़ें कुछ भी छोटी या बड़ी नहीं होती, बस ध्यान से सुनना है और समझना है। तो एक कॉइल लिया गया, उस कॉइल को बेटा एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया गया, कॉइल को गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया गया। इसके सामने एक मैग्नेट को लाया गया, यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है बेटा मैग्नेट का। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड निकलती हैं और साउथ पोल से इनवर्ड जाती हैं, यानी कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं कैसी जा रही होंगी, बाहर की तरफ जा रही होंगी, इस तरीके से जा रही होंगी ना। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से बाहर की तरफ जा रही होंगी। अब हुआ क्या, जब इस मैग्नेट को इसके नजदीक लाया गया, इस कॉइल के नजदीक लाया गया, ये कॉइल क्या है, सोलेनॉइड, समझ में आती है ना चीजें, ये सोलेनॉइड है, इसके नजदीक लाया गया और इसमें इंसर्ट किया गया इसको, और नॉर्थ को लाया गया, नॉर्थ को इसके नजदीक लाया गया और इसमें इंसर्ट किया गया। तो ये देखा गया कि गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन मिलता है, नॉर्थ पोल को इस सोलेनॉइड की तरफ लाया जा रहा है। दैट मीन्स नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड की तरफ चलती हैं। इसका मतलब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को इसमें बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। जब नॉर्थ को किसी चीज की तरफ लाया जाएगा तो हम बोलेंगे कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा रहे हैं, और जब साउथ को लाया जाएगा बेटा हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज किया जा रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कम किया जा रहा है। याद रखना इस बात को। तो अगर नॉर्थ को इसकी तरफ लाया जाता है तो यह देखा जाता है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने से गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। लेट्स सपोज अब जब नॉर्थ इसकी तरफ आ रहा था तो डिफ्लेक्शन ये मिला, लेफ्ट की तरफ लेट्स सपोज लेफ्ट में डिफ्लेक्शन मिला, ठीक है। अब जब इसको दूर लेकर जाया जाएगा, यानी नॉर्थ को जब दूर लेकर जाया गया तो ये ऑब्जर्व किया, जब इसको इधर ले जा रहे थे तो ये देखा गया कि डिफ्लेक्शन हमारा डायरेक्शन बदल लिया, दूसरी डायरेक्शन में मिला। जब इसको नजदीक लाया गया तो डिफ्लेक्शन इस तरफ मिला, जब इसको दूर ले जाया गया तो डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ मिला। और जब इस मैग्नेट को इसमें इंसर्ट करके छोड़ दिया या किसी भी पॉइंट पर इसका मूवमेंट रोक दिया, दैट मीन इसका मोशन बंद कर दिया, रिलेटिव मोशन अब नहीं हो रहा है, उस केस में कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला। हाँ, तब भी ये हर केस में जब मैग्नेट को हम मूव नहीं करा रहे हैं, इसका मतलब हम फ्लक्स को बदल नहीं रहे हैं। फ्लक्स का बदलना बहुत जरूरी है। ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए फ्लक्स का चेंज होना बहुत जरूरी है, तभी
हमारा करंट इंड्यूस्ड होगा, तभी हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और सेम प्रोसेस रिवर्स हो जाता है इसी एक्सपेरिमेंट में अगर हम साउथ को लेकर आते हैं। तो फिर से बताता हूं, अगर हम साउथ पोल को इस तरफ लेकर आएंगे तो डिफ्लेक्शन कौन सा वाला होगा? नीचे वाला। जब हम साउथ पोल को इस तरफ लेकर आएंगे तो डिफ्लेक्शन कौन सा होगा? नीचे वाला, है ना। और जब साउथ पोल को दूर लेकर जाएंगे तो डिफ्लेक्शन कौन सा होगा? ऊपर वाला। फिर से सुनिए, जब हम नॉर्थ को लेकर आए तो हमें ऊपर वाला डिफ्लेक्शन यानी कि ये ए वाला डिफ्लेक्शन मिल रहा था, और जब हम नॉर्थ को दूर लेकर गए तो हमें बी वाला डिफ्लेक्शन मिल रहा था दूसरे डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर के अंदर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, आप लोगों ने शायद देखा होगा, जिसका निडल ऐसे बीच में होता है जब उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है, ठीक है। और जैसे ही करंट फ्लो करता है, अगर करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसका डिफ्लेक्शन लेफ्ट और राइट जाता है। करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसका डिफ्लेक्शन लेफ्ट और राइट जाता है। अगर राइट में करंट जा रहा है तो हो सकता है लेफ्ट में जाए या राइट में, उसकी सेटिंग होती है अलग अलग, डिफरेंट हो जाता है कई बार गैल्वेनोमीटर्स के साथ, नॉट श्योर कि किस तरफ जाएगा। तो हमें बस ऑब्जर्व करना होता है कि गैल्वेनोमीटर में मान लिया करंट हमारा चल रहा है, तो एक बार हमारा करंट अगर इधर जा रहा है, इस तरीके से है, तो हो सकता है डिफ्लेक्शन ऐसे मिले, फिर ऐसे जा रहा है तो डिफ्लेक्शन ऐसे मिले। यानी कि अगर करंट चेंज करता है डायरेक्शन तो वो डिफ्लेक्शन बदल जाता है। समझ में आई बात? करंट का डायरेक्शन अगर हम बदलते हैं तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बदल जाता है। ये आप अपने स्कूल में, लेबोरेटरी में देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कई सारे एक्सपेरिमेंट सीबीएसई के सिलेबस में हैं हमारे। अब जरा ध्यान दीजिए, अब ये हमें समझ आया कि नॉर्थ इधर आ रहा है तो डिफ्लेक्शन इस तरह से है। लेट्स सपोज जब नॉर्थ को दूर लेकर जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में है। अब हमने इसको उलट दिया, यानी कि हमने इस तरफ क्या कर दिया? साउथ, और इस तरफ क्या कर लिया बेटा? नॉर्थ। अगर नॉर्थ को साउथ को नजदीक ला रहे हैं तो डिफ्लेक्शन उल्टा मिलेगा। किससे उल्टा मिलेगा? जो ऊपर वाले से हो रहा था, है ना। तो जब साउथ इधर आएगा तो कौन सा मिलेगा? बी वाला, है ना। और साउथ उधर जाएगा पीछे की तरफ तो कौन सा मिलेगा? ए वाला। गॉट इट? डिक्रीज होती हैं। अगर साउथ पोल को हम लूप की तरफ लेकर आते हैं, कॉइल की तरफ लेकर आते हैं, तो हम बोलते हैं फील्ड लाइंस डिक्रीज हो रही हैं। नॉर्थ को लेकर आते हैं तो हम बोलते हैं फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही हैं। गॉट इट? इस तरीके के छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंटल टाइप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ठीक। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से हमें इन चीजों को समझना है, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था, दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 1 इज बीन परफॉर्म्ड बाय फैराडे एंड हेनरी। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए बेटा ध्यान से, मैं रीड कर रहा हूं, ठीक है, समझ लीजिए बस 1 बाय 1। ये सारी बातें वैसे बता दी है मैंने जो इन पॉइंट्स में लिखी हुई हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए बस, सारी पॉइंट्स हमने इसमें समझा दिए हैं। ये बातें अगर समझ में आ गई हैं तो आप उन पॉइंट्स को रिकॉग्नाइज कर पाओगे। देखिए, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज मूव टूवर्ड्स द कॉइल द गैल्वेनोमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, वही बात बताई हमने। दूसरा, when the north pole of the bar magnet is moved away from the coil, the galvanometer shows a deflection in the opposite direction. दूसरा पॉइंट हमने एक्सप्लेन किया। तीसरा, the galvanometer deflection is temporary. डिफ्लेक्शन टेम्परेरी है, it lasts as long as the bar magnet is in motion. There is no deflection when the bar magnet is held stationary anywhere. यानी बार मैग्नेट को कहीं पर भी स्टेशनरी किया तो हमारा डिफ्लेक्शन कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। चौथा पॉइंट देखिए, when the south pole of the bar magnet, अगर साउथ पोल की बात करें, is move towards or away from the coil, अगर साउथ पोल बार मैग्नेट का उसकी तरफ मूव करता है और दूर की तरफ मूव करता है, the galvanometer deflection is opposite to those observed with
नॉर्थ पोल फॉर सिमिलर मूवमेंट्स। समझ गए? जस्ट अपोजिट मिलेगा जैसा नॉर्थ में मिल रहा था। अगला देखिए, द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इज फाउंड टू बी लार्जर व्हेन द बार मैग्नेट इज मूव्ड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल फास्टर। जितनी तेजी से आप इसको मूव कराओगे उतना तेजी से आपका डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक, ये एक्सपेरिमेंट देखा गया। देन द लास्ट वन, व्हेन द बार मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी एंड द कॉइल इज मूव्ड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द मैग्नेट। अब कॉइल को मूव कराया जा रहा है, बार मैग्नेट को स्टेशनरी कर लिया है। द सेम इफेक्ट्स इज ऑब्जर्व्ड, सेम काइंड के इफेक्ट ऑब्जर्व हुए। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए बिल्कुल अच्छे से, है ना? फिफ्थ वाला पॉइंट फिर से, द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इज फाउंड टू बी लार्ज। कब लार्ज होगा? व्हेन बार मैग्नेट इज मूव्ड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल फास्टर। जितनी तेजी से आप इसको मूव कराएंगे उतना तेजी से डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। दैट मीन्स जितना फास्ट आप क्या कर रहे हो, फ्लक्स बदल रहे हो, उतना फास्ट जो है हमें डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा। नाउ ऑल पॉइंट्स आर क्लियर? दोनों स्टेशनरी हैं तो नो करंट विल बी डेवलप्ड बिकॉज द फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग, फ्लक्स नहीं बदल रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो भी बदलेगा। रिलेटिवली मतलब हाँ, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अगर दोनों ही मूव कर रहे हैं, कॉइल को भी मूव कर रहे हो और मैग्नेट को भी मूव करा रहे हो, तो क्या होगा? फ्लक्स बदलेगा? नहीं बदलेगा। इसका मतलब करंट जनरेट नहीं होगा, करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा। दैट मीन्स देयर शुड बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। ठीक, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने करके दिखाया उसको देखिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में अब उन्होंने बार मैग्नेट की जगह क्या ले लिया है? एक करंट कैरिंग कॉइल ले लिया है। ठीक है, यहां पर तो कॉइल ऑलरेडी था हमारे पास, और अब हमने क्या किया? हमने गैल्वेनोमीटर में करंट इंड्यूस्ड किया बाय यूजिंग अनदर कॉइल। अब ये हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं बेटा, सोलेनॉइड बिहेव एज अ बार मैग्नेट। तो यहां पर इसके अंदर करंट चल रहा है, किसके अंदर? इसमें की और इंसर्ट कर देते हैं। देखिए बेटा ध्यान से, अब जब की हमारी क्लोज है, जब की क्लोज है तो हमें देखने को मिलेगा कि इस सोलेनॉइड में करंट इंड्यूस्ड हो गया है, और ये बिहेव किसकी तरह करेगा? बार मैग्नेट की तरह, है ना? तो अगर करंट का डायरेक्शन ये होगा, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो, करंट का डायरेक्शन अगर ये होगा, दिख रहा है? यानी कि करंट हमारा इस तरीके से चल रहा होगा, तो यहां पर क्या बनेगा बेटा? नॉर्थ, और यहां क्या बनेगा? साउथ। फिर से समझिए, राइट हैंड थंब रूल हमने पढ़ा है ना? इसमें अगर हम बोलें ये करंट की डायरेक्शन है, तो ये जो कर्ल फिंगर्स हैं ये किसकी डायरेक्शन बनती थी? बोलो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किसकी डायरेक्शन बनती थी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस अगर हम यहां पर देखें, हम बात करें, ये अगर डायरेक्शन ऑफ करंट है तो ये कर्ल फिंगर्स क्या बनती थी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इसका अपोजिट भी हो सकता है। कैसे होता है? अगर ये करंट है, कर्ल फिंगर्स करंट है, ये हमने सोलेनॉइड में पढ़ा है, करंट का डायरेक्शन कर्ल फिंगर्स है, तो ये अंगूठे का डायरेक्शन क्या होगा? क्या होगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक बार करके देखो, हाथ ऐसे मूव करा कर देखिए, मूव करा कर देखिए, बिल्कुल मत शर्माइए।
ऐसे हाथ मूव कराइए, नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। राइट की जगह लेफ्ट चलाओगे और लेफ्ट की जगह राइट चलाओगे, है ना। ऐसे राइट हैंड थंब रूल, यानी राइट हैंड आप इसमें यूज करोगे, लेफ्ट मत यूज करना। तो अगर ये करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है तो यहां पर क्या बनेगा, नॉर्थ, है ना, और यहां का बनेगा साउथ। गॉट इट। तो इधर बेटा नॉर्थ बन रहा है, उधर साउथ बन रहा है। अब इस कॉइल को मूव कराया गया और अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इट विल बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, और सेम सारा फिनोमेना होंगे जो हम बार मैग्नेट से ऑब्जर्व कर रहे थे, है ना। अगर करंट का डायरेक्शन आप चेंज कर दोगे तो क्या होगा, इधर क्या बन जाएगा, साउथ, और इधर क्या बन जाएगा, नॉर्थ, है ना। अब मैग्नेट को उलटने की जरूरत नहीं है, सोलेनोइड को उलटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ करंट स्विच कर दीजिए, यानी बैटरी के टर्मिनल्स बदल दीजिए। गॉट इट। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे और पोल्स को रिवर्स कर लेंगे सोलेनोइड के अंदर। इज इट क्लियर, समझ आ रही है भाई आदित्य? अब समझ आ रहा है ना। मैंने बोला एक नया चैप्टर, एक नई उम्मीद, एक नई होप देता है। हमें पिछले चैप्टर्स में कुछ नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, अभी समझ आएगा, अभी समझ आएगा, लेकिन हमें ध्यान से सुनना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, और उसके लिए हमें अपने दिनचर्या पर ध्यान देना होगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप जो है कभी क्लास के टाइम सो जा रहे हो, कभी उठ जा रहे हो, ये नहीं। एक विद्यार्थी का जीवन कठिन होता है, उसमें बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, समझ रहे हो। मैं भी वही जीवन जीता हूं जो तुम लोगों को जीना चाहिए, सेम। अगर मैं रूटीन से खाना ना खाऊं और टाइम से ना सोऊं तो क्लास ना ले पाऊंगा, उस एनर्जी के साथ काम नहीं कर पाऊंगा। तो बेटा बहुत ध्यान से, समय से सोना, समय से उठना, समय से खाना, एवरीथिंग एवरीथिंग विद अ रूटीन आपको काम करना पड़ेगा। एग्जाम आपके आ रहे हैं और आपने टाइम में बना लिया कि आप उस एग्जाम के टाइम में सोकर उठते हो, तो स्कूल में सोओगे जाकर, है ना, परफॉर्म नहीं कर पाओगे उस तरीके से। ह्यूमन बॉडी को एक सिस्टम देना होता है, ये एक मशीन है, इसको ऊंचे नीचे सिस्टम से चलाओगे नहीं चलेगी, खराब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेगी। मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम आज के समय में क्या है, वो ये है, मैं बता रहा हूं, जो हजारों लाखों साल बाद डेवलपमेंट हुआ, किसका, ब्रेन का, हजारों लाखों साल लगे इसका डेवलपमेंट होने पर, लेकिन आज ये उनके हिसाब से काम नहीं करता है, उनके फेवर में काम नहीं करता। मैक्सिमम लोगों की बात बता रहा हूं, उनके अगेंस्ट काम कर रहा है। वो अंदर से चाहते तो कुछ और हैं, लेकिन ये दिमाग करता कुछ और है, सोचना कुछ और चाहते हैं लेकिन सोचता कुछ और है। ये आज की प्रॉब्लम है। तो बेटा इसको करेक्ट करना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, समझ गए। ये एक मशीन है, इसको सही सिस्टम से चलाना पड़ेगा, ठीक है। इधर आइए, तो ये एक्सपेरिमेंट भी सिमिलर, सारी ऑब्जर्वेशंस सिमिलर एज द प्रीवियस वन, जैसे कि बार मैग्नेट से आ रही थी वही होंगी। क्या क्या आ रही थी, फिर से रिवाइज करते हैं। अगर नॉर्थ आ रहा था तो डिफ्लेक्शन हमारा मिल रहा था ए, ये वाला डिफ्लेक्शन था, है ना, बोलो। और नॉर्थ दूर जा रहा था तो डिफ्लेक्शन मिल रहा था बी, ये वाला डिफ्लेक्शन था, है ना। और जब साउथ आ रहा था तो कौन सा मिल रहा था, बी, और साउथ जा रहा था तो कौन सा मिल रहा था, ए। और अगर इसको मूव नहीं करा रहे थे तो क्या हो रहा था, नो डिफ्लेक्शन वॉज देयर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ आ रही है ना चीजें? हाँ जी, नोट किया जाए, बना लो, डायग्राम बना लो। डायग्राम जरूर बनाया करो, क्योंकि जब आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो डायग्राम नहीं बनाते हो। यूजुअल बच्चा देखते हैं डायग्राम नहीं बनाता उस तरीके से। कम से कम क्लास में बना लिया तो एग्जाम में बन जाएगा, बस देख लेता है उसको। लेकिन बनाते समय आपको बहुत सारी चीजें पता लगेंगी, क्या कि करंट की डायरेक्शन भूल जाते हो आप, है ना, बैटरी उल्टी सीधी लगा देते हो। ये प्रॉब्लम्स आपको पता लगेंगी जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे, और एग्जाम में उस पर गोले घूम के मार्क्स काट लिए जाते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। बिल्कुल बेटा, एक एक चीज को ध्यान से समझना है इस चैप्टर में। मैंने फिर से बोल रहा हूं, जिनको पिछले चैप्टर समझ नहीं आए कोई बात नहीं, पिछले चैप्टर में प्रॉब्लम थी कोई बात नहीं, नया चैप्टर नई उम्मीद, अच्छे से पढ़ना है आप, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए बेटा, लेंज लो।
लेंज लो समझिए जरा ध्यान से, लेंज लो क्या है। लेंज लो समझिए बेटा। अब लेंज लो क्या बताता है? लेंज लो बताता है कॉइल के अंदर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और एक्चुअली लेंज लो क्या स्टेट करता है उसको लिखिए पहले, फिर हम डायरेक्शन बताएंगे किस में क्या आएगा। लिखिए ध्यान से। इट स्टेट्स दैट द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड करंट, the polarity of induced current or induced EMF is such that it opposes the change in magnetic flux. It opposes the change in magnetic flux responsible for it. तो बेटा ध्यान देना बात पर, बहुत ही ध्यान से। अब ये कॉइल है, इस कॉइल में लेट्स सपोज हम एक करंट इंड्यूस्ड कराना चाहते हैं, इस कॉइल में एक करंट इंड्यूस कराना चाहते हैं, तो हम इसके पास एक नॉर्थ पोल को लेकर आते हैं, एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लेकर आते हैं। तो नॉर्थ पोल इसमें क्या करेगा? फ्लक्स को इंक्रीज करेगा। समझना बेटा ध्यान से, नॉर्थ पोल क्या करेगा? नॉर्थ पोल को इसके नजदीक लेकर आ रहे हैं, इसमें क्या करेगा? फ्लक्स को इंक्रीज करेगा। तो जब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होता है ना, और जब हम इसके नजदीक नॉर्थ ला रहे होते हैं, तो इसके अंदर जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो इसके चेंज को अपोज करेगा। क्या करेगा? इसके चेंज को अपोज करेगा। जिसने इसमें करंट या ईएमएफ इंड्यूस्ड कराया उसको अपोज करता है, उसका डायरेक्शन उस तरीके से बनता है कि जिसने करंट या ईएमएफ इसमें इंड्यूस कराया उसको अपोज करता है। ठीक है, तो अगर हम नॉर्थ इसके नजदीक ला रहे हैं तो यहां पर बेटा बनता है नॉर्थ, इस तरीके से, यानी कि नॉर्थ पोल बनेगा यहां पर। और नॉर्थ पोल बनने के लिए करंट का डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। इज इट क्लियर? तो नॉर्थ पोल बनने के लिए एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि करंट एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो नॉर्थ आउटवर्ड। फिर से समझिए, इधर ध्यान दीजिए बेटा, हंसने में ध्यान मत लगाइए। अगर तुमने मिस कर दिया तो कुछ नहीं समझ आएगा। आदित्य, अगर यहां करंट ऐसे चल रहा है तो ये हो जाएगा नॉर्थ हमारा। ठीक है, यानी कि नॉर्थ आ रहा है तो इधर क्या बनेगा? नॉर्थ। अपोज करने के लिए नॉर्थ बनेगा, और करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, और अगर हमारा नॉर्थ दूर जा रहा है, नॉर्थ दूर जा रहा है बेटा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज, यानी कि इसको दूर जाने से रोकेगा, है ना। और रोक कब पाएगा? जब इधर साउथ होगा। रोक कब पाएगा? जब इधर साउथ होगा। यानी कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करना चाहते हैं तो ये उसको भी अपोज करता है ना, बाय जनरेटिंग साउथ एयर। यानी कि करंट का डायरेक्शन कैसा बना लेगा? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये नॉर्थ नजदीक आता है तो नॉर्थ बनता है, नॉर्थ दूर जाता है तो साउथ बनता है, और इसका जस्ट अपोजिट होगा कब? जब साउथ आएगा, है ना। तो अगर साउथ को नजदीक लाओगे तो क्या बनेगा? साउथ, और साउथ को दूर लेकर जाओगे तो क्या बनेगा? नॉर्थ। समझ आ गया आपको? क्लियर? डायरेक्शन ऑफ करंट यही होगा। देखो क्या दिख रहा है, ये एस इस तरीके से क्यों बनाया गया है? क्योंकि ये क्या दिखा रहा है? क्लॉकवाइज। एन इस तरीके से क्यों बनाया गया है? ये क्या दिखा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज।
ठीक है, गॉट इट। सिंपल आप समझिए, नॉर्थ बनाने के लिए क्या डायरेक्शन होनी चाहिए कॉइल के अंदर, नॉर्थ बनाने के लिए क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, बहुत ध्यान से समझिए इसको। और साउथ बनाने के लिए क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, क्लॉकवाइज। समझ में आया? ये देखो, ये पीछे की तरफ साउथ ही तो बनेगा, करंट कहां जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब यहां क्या बनेगा, साउथ। क्लियर? समझ आ रही हैं चीजें? ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा लेंज लॉ, which give us the direction of induced EMF or induced current। अगला टॉपिक, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, दैट इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो लॉ नंबर 1 हम ऐसे करके पढ़ते हैं, कुछ किताब में 1 2 नहीं कर रखा है, हम 1 और 2 करके पढ़ेंगे। तो जो 1 लॉ बोल रहा है उसको लिखिए पहले ध्यान से, व्हाट इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लिखिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, whenever the magnetic flux linked with a circuit changes कर लीजिए इसको, whenever the magnetic flux linked with the circuit changes, an EMF is induced in it, an EMF is induced in it। ये पूछा जाता है एग्जाम में, 2 नंबर में आएगा। The EMF is induced until the magnetic flux changes, until the magnetic flux changes। तो इसको हम मार्क करते हैं फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ देखिए, सेकंड लॉ देखिए बेटा, सेकंड लॉ कहता है the EMF induced in the circuit is directly proportional to rate of change of flux with negative sign d phi by dt। बात सेम ही है, जो पहली स्टेटमेंट में हमने बोला उसको यहां क्या लिख रहे हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, है ना। तो वही सेम बात को यहां लिखा जा रहा है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, अब इसमें प्रोपोर्शनलिटी जो है वो एक कांस्टेंट पर जाती है, के माइनस के डी फाई बाय डी टी बेटा। तो के का वैल्यू अगर 1 है, एक्सपेरिमेंटली मिलती है चीज़, तो हम बोलते हैं कि EMF इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। ठीक, तो ये किसकी बात हो रही है, एक कॉइल की बात हो रही है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बना दिए जाएं कॉइल में कुछ, इफ n नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो बेटा EMF हो जाएगा माइनस n डी फाई बाय डी टी। नोट किया जाए बेटा, नोट किया जाए अच्छे से। इफ कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर, देन द फॉर्मूला विल बी EMF इज इक्वल टू माइनस n डी फाई बाय डी टी।
दोनों लो समझ में आ गए। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड, है ना। और यहां पर कांस्टेंट 1 है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वही क्या है, ईएमएफ। और ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, हाँ नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है बेटा, लिख लीजिए इसको भी, लिख लीजिए। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट, हाँ direction of induced EMF is opposite to change in flux, opposite to कह सकते हैं या oppose, oppose the change in magnetic flux। हाँ बेटा, हाँ नोट करिए लो, जल्दी जल्दी नोट करो। अगला टॉपिक डालिए। अगला टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। नेक्स्ट टॉपिक मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, या इसमें आप लिख सकते हो ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग एरिया ऑफ द लूप। ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग एरिया ऑफ द लूप का एरिया बदलेंगे तो हम चेक करेंगे कि ईएमएफ बदल रहा है। तो बेटा देखिए जरा ध्यान से किस तरीके से ईएमएफ बदलेगा जब हम लूप का एरिया चेंज करते हैं, और उसी को बोलेंगे मोशनल ईएमएफ, जो किसी लूप के मोशन की वजह से या उसके चेंज इन एरिया की वजह से डेवलप हो रही है। तो डायग्राम समझिए पहले। ये मेटलिक लूप बनाया गया है, ठीक है, और इस लूप में क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड हमने दिया हुआ है। क्रॉस मतलब, हाँ भाई आदित्य, क्रॉस मतलब इनटू द प्लेन, ठीक है, प्लेन के अंदर। क्रॉस मतलब प्लेन के अंदर। अब देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ पर एक मूवेबल, यानी कि ये कंडक्टर है जो मूव कर सकता है, कंडक्टर मूव कर सकता है इसके अंदर, और इसको v वेलोसिटी से मूव करा रहा हूँ बेटा,
v वेलोसिटी से मूव करा रहा हूं। और ये जो है, ये मैंने जो लिया हुआ है, ये बेटा l लेंथ है इसका, ये तो फिक्स है लेंथ, और ये चीज x विच इज वेरिएबल, यानी कि चौड़ाई फिक्स है और लंबाई हमारी x विच इज वेरिएबल है ना। जब इसको v वेलोसिटी से मूव कराओगे तो वेरी कर रहा है कि नहीं, x वेरी कर रहा है। इसको नेमिंग दे देता हूं p q r s, है ना। अब q r जो है मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, और यहां पर कैसा मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है मैंने, b मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है विच इज इनटू द प्लेन। तो इसके मूव कराने से क्या होगा, फ्लक्स बदल रहा है ना। और फ्लक्स का, और अगर dl वेक्टर यानी कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर कैसा है, कैसा है, कैसा डायरेक्शन है बेटा, फ्लक्स तो इनटू द प्लेन है, और जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है कैसा है, प्लेन पर है कि नहीं। इसका मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन, कैसा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, इसको जब v वेलोसिटी से मूव कराया जा रहा था, इसमें फ्लक्स बदल रहा है। अब अगर हम बात करें EMF की, तो बेटा EMF हमने पढ़ा माइनस d∅/dt अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यही होता है बिल्कुल, बोलो। अब बेटा फाई की वैल्यू क्या होती है, b इंटू ए, बी डॉट ए क्या होती है, बी ए कोस थीटा, है ना। किस किस के बीच का एंगल है, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसमें चेंजेस करते हैं, दैट इज फाई, हमें पता है दैट इज बी ए कोस थीटा होती है, तो इसको यहाँ पुट कर देंगे माइनस d/dt ऑफ बी ए कोस थीटा। कितना होगा b और a के बीच का, बताइए, b और a के बीच का एंगल, b कहाँ जा रहा है, इनटू द प्लेन, लेकिन एरिया को हमेशा आउट ऑफ द प्लेन लेते हैं आप, क्वेश्चंस में आउट ऑफ द प्लेन लेना, ठीक है। तो कितना एंगल आ जाएगा, 180। हम एरिया कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं ना, ये एरिया, तो कितना एंगल हो गया, 180। तो यहां लिखिए 180, ठीक है बेटा। और कोस 180 क्या होता है, -1, और एक माइनस ऑलरेडी था, तो कैसा हो जाएगा, प्लस। तो ठीक है, कर लेते हैं, -b a -1/dt, ठीक है। तो माइनस से बेटा माइनस कैंसिल हो गया, b कांस्टेंट है, b इज नॉट वेरिएबल, एरिया इज वेरिएबल, एरिया को वेरी कर रहे हैं ना, किसके साथ वेरी कर रहे हैं, इस x के साथ। तो इसको लिखिए लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या लिखेंगे, l इंटू बी d/dt ऑफ x। और इसमें भी सिर्फ एक ही लेंथ वेरिएबल है, और ये वाली नहीं है, ये फिक्स्ड है ना। तो dx/dt क्या होगा, v। तो यहां एक फॉर्मूला बन के आएगा, BLV, दिस इज योर मोशनल EMF। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा मोशनल EMF का, नोट किया जाए, दिस इज योर मोशनल EMF।